इतिहास विषय से पीजीटी की परीक्षा देने वाले समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व के वीडियो में मैंने प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया गया है, पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कब हुआ, किसने किया, पूरा पाषाण काल से संबंधित कहाँ कहाँ से पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत पूरा पाषाण कालीन विशेषता से शुरू करेंगे। पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी? प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण काल से संबंधित जो भी पुरास्थल प्रकाश में लाए गए हैं, उनके उत्खनन से जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उनका अध्ययन कर पुरातत्ववेताओं का मानना है कि पूरा पाषाण कालीन मानव पूर्णतया प्रकृत प्रदत्त था। ये शब्द ध्यान देने वाला है कि प्रकृत प्रदत्त। प्रकृत प्रदत्त से अभिप्राय होता है कि इस काल के मानव को प्रकृति से जो कुछ भी मिल गया उसी से संतुष्ट हो गया। ये कंद मूल फल फूल से अपनी भूख मिटाए, नदी सरिता के जल से अपनी प्यास बुझाया, पर्वत कंदरा वृक्षों की छाया नदियों के किनारे को अपना निवास स्थान बनाया। इसी को प्रकृत प्रदत्त कहते हैं। अर्थात पूरा पाषाण कालीन मानव कृषि कर्म, भवन व वस्त्र निर्माण की कला से परिचित नहीं था। पूर्व पाषाण कालीन मानव द्वारा पर्वत कंदरा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पर्वत कंदरा झील वृक्षों की छाया को अपना निवास स्थान बनाया था। यानी वो पर्वत प्रकृति द्वारा जो कंदराएं स्थापित की गई थी, उन्हीं कंदराओं में रहता था, या नदी झील के किनारों पर रहता था, या वृक्षों की छाया के वृक्षों के नीचे अपना निवास स्थान बना लिया था। प्रिय छात्रों, ये जो पर्वत कंदराएं होती थी, इन कंदराओं को लोक भाषा में दरी कहा जाता था। इस पर ध्यान दीजिएगा कि पर्वत कंदराओं को लोक भाषा में क्या कहते थे। तो पर्वत कंदराओं को लोक भाषा में दरी के नाम से जाना जाता था। इस काल के मानव की सर्व प्रमुख उपलब्धि, ध्यान से सुनिएगा, इस काल के मानव की सर्व प्रमुख उपलब्धि क्या थी? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पूरा पाषाण कालीन मानव की सर्व प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव की सर्व प्रमुख उपलब्धि आयुध निर्माण। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयुध निर्माण यानी हथियारों का निर्माण था। इस काल के लोगों का सर्व प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो शिकार, आखेट प्रमुख व्यवसाय था। तो आयुध निर्माण सर्व प्रमुख उपलब्धि थी और शिकार, आखेट इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। इस व्यवसाय की पूर्ति हेतु इस काल के लोगों द्वारा क्वार्टजाइट पत्थर, चार्ल्स डनी, सैंड स्टोन तथा गिल्स जैसे पत्थरों से महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया गया था। ये पत्थर जो है पर्वत कंदराओं के पास पड़े होते थे और इन्हीं पत्थरों से पूरा पाषाण कालीन मानव द्वारा अपने उपकरण बनाए गए थे। पूरा पाषाण कालीन मानव द्वारा जो उपकरण बनाए गए थे, उनमें हैंड एक्स, क्लेवर, चापर, चापिंग स्क्रैपर का उल्लेख किया जाता है। ये पूरा पाषाण कालीन मानव के उपकरण थे। हैंडेक्स कुल्हाड़ी की तरह का बनाया जाता था। क्लेवर वर्तमान फावड़े की तरह बनाया जाता था। चापर दाब, जिसमें एक तरफ जो है कार्य करने का हिस्सा होता था।
चापिंग कटार दोनों तरफ जो है कार्य करने का हिस्सा होता था। स्क्रैपर खुरचनी की तरह बनाया जाता था। पूरा पाषाणकालीन मानव द्वारा जो उपकरण बनाए गए थे, इन उपकरणों को दो वर्ग में विभाजित किया गया है, एक फ्लैक उपकरण और दूसरा कोर उपकरण। तो फ्लैक उपकरण और कोर उपकरण दो वर्गों में इनको विभाजित किया गया था। प्रिय छात्रों, फ्लैक उपकरण से क्या अभिप्राय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह उपकरण सल्क से बनाए जाते थे, यानी जो फ्लैक उपकरण थे ये सल्क के आधार पर बनाए जाते थे। फ्लैक उपकरणों में चापर उपकरणों की प्रधानता थी, यानी जो दाब तरह के उपकरण होते थे उनकी प्रधानता थी। ये फ्लैक प्रणाली जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर भारत, फ्लैक प्रणाली उत्तर भारत में प्रचलित थी। इस प्रणाली का पहला उपकरण सोहन नदी घाटी, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोहन नदी घाटी, तो सोहन नदी घाटी से जो है वह प्राप्त हुआ था। इसीलिए फ्लैक उपकरणों को सोहन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैक प्रणाली को सोहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सोहन प्रणाली या फ्लैक प्रणाली को शुरू करने का श्रेय पैलियोएंथ्रोपिक मूल, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि फ्लैक प्रणाली या सोहन प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रजाति के लोगों को है। इसका सही उत्तर होता है पैलियोएंथ्रोपिक मूल के लोग। प्रिय छात्रों, कोर उपकरण, यह उपकरण क्रोड से बनाए जाते थे, यानी क्रोड एक ही पाषाण को काट तराश करके इन उपकरणों का निर्माण किया जाता था। क्रोड उपकरणों में हाइंडेक्स, ये बहुत ध्यान देने वाला बिंदु है कि हाइंडेक्स उपकरणों की प्रधानता थी। तो फ्लैक में चापर उपकरणों की प्रधानता थी और कोर में हाइंडेक्स उपकरणों की प्रधानता थी। कोर प्रणाली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह प्रणाली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोर प्रणाली जो है वह दक्षिण भारत में प्रचलित थी। इसे दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा जो है बनाया जाता था। प्रिय छात्रों, ये दक्षिण भारत में कोर प्रणाली जो है प्रचलित थी। दक्षिण भारत, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इस प्रणाली का प्रथम उपकरण मद्रास से प्राप्त हुआ था। ये कोर प्रणाली का पहला उपकरण जो है वह मद्रास से प्राप्त हुआ था। इसीलिए कोर प्रणाली को किस प्रणाली से जानते हैं? मद्रास से प्राप्त हुआ था, मद्रास प्रणाली। इसे मद्रास प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली को प्रारंभ करने का श्रेय नियोएंथ्रोपिक मूल के लोगों को दिया जाता है। तो आप देखें, फ्लैक प्रणाली को पैलियोएंथ्रोपिक मूल के लोगों ने शुरू किया और कोर प्रणाली को, मद्रास प्रणाली को नियोएंथ्रोपिक मूल के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। प्रिय छात्रों, हथियारों के आकार प्रकार के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। यानी जो पूरा पाषाणकालीन मानव द्वारा हथियार बनाए गए थे, इन हथियारों के आकार प्रकार के आधार पर इस काल को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। कौन कौन काल थे? पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा नव पूरा पाषाण काल। प्रिय छात्रों, निम्न पूरा पाषाण काल, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न पूरा पाषाण काल को बंदर सम मानव युग कहा गया। यानी बंदर बड़े बलशाली होते हैं, बड़े बलवान होते हैं। इनके द्वारा जो हैंडेक्स बनाए गए थे वे काफ़ी भारी भरकम होते थे, काफ़ी जो है भद्दे होते थे। ऐसा पहला हैंडेक्स फ्रांस स्थित अवेलिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ये स्थान को ध्यान रखिएगा, अवेलिया, क्योंकि कभी कभी देखिए क्रम पूछ देता है, अवेलिया, ऐसोली, मेस्तार, इस तरह से क्रम पूछता है। तो ये जो बंदर सम मानव थे, यानी निम्न पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा पहला जो प्रस्तर उपकरण बनाया गया था,
उसको अवेलिया के नाम से जाना गया। क्यों जाना गया? कि इस उपकरण का पहला उदाहरण फ्रांस स्थित अवेलिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे अवेलिया हैंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अवेलिया हैंडेक्स के नाम से इसको अभिहित किया गया था। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मानव मस्तिष्क विकसित होता है तो नए नए प्रयोग करता है। तो जैसे जैसे मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हुआ, तो जब मस्तिष्क विकसित होता है तो शारीरिक क्षमता जो है कम हो जाती है। तो अब मानव का विकास तो हुआ लेकिन बल कम होने लगा। तब उन्होंने अपने हैंडेक्स को और अधिक परिष्कृत और परिमार्जित करके बनाना शुरू किया था। इस तरह के हैंडेक्स का पहला उदाहरण फ्रांस स्थित ऐसुली नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस तरह के उपकरण को ऐसुली हैंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसुली हैंडेक्स कहा गया था। तो सबसे पहले अवेलिया हैंडेक्स, फिर ऐसुली हैंडेक्स बना था। भारत में ये इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। भारत में ऐसुली उपकरण जो है वह पटड़े, भडड़े, इनाम गांव, चौंतरा, पिंडी गेब, सिहवल पर ध्यान दीजिएगा, पटपरा पर ध्यान दीजिएगा, बदम दुराई पर ध्यान देना है, और फिर अत्तिरपक्कम। ये प्रश्न आपके परीक्षा में सिहवल और अत्तिरपक्कम प्रवक्ता में पूछे गए हैं, तो इन पर जरूर ध्यान रखिएगा कि निम्न पुरा पाषाणकालीन हैंडेक्स या सिहवल, पटपरा, करीमपुड़ी, इनाम गांव, बदमदुराई, अत्तिरपक्कम, इन पुरास्थलों का संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से है। प्रिय छात्रों, मध्यपुरा पाषाण काल को नियंडरथल मानव युग कहा गया है। नियंडरथल मानव युग कहा जाता है। इनके हैंडेक्स अधिक सुडौल तथा परिमार्जित बनाए गए, यानी और ये विकसित अवस्था में थे। इनका मानसिक विकास और अधिक हो गया। तो ये इनका जब मानसिक विकास हुआ तो शारीरिक बल कम हो गया। तो अब ये जो हैंडेक्स बनाए वह काफ़ी हल्के, सुडौल और परिष्कृत बनाने लगे थे। इनके हैंडेक्स अधिक सुडौल और परिमार्जित बनाए जाने लगे। ऐसे हैंडेक्स का पहला उदाहरण मेस्तारी, फ्रांस स्थित मेस्तारी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ये मेस्तारी फ्रांस में स्थित है और यहीं से जो है यह नियंडरथल मानव द्वारा बनाए गए हैंडेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको मेस्तारी हैंडेक्स के नाम से जाना गया था। तो अवेलिया हैंडेक्स, उसके बाद ऐसुली हैंडेक्स और उसके बाद आपका मेस्तारी हैंडेक्स का जो है निर्माण हुआ था। प्रिय छात्रों, भारत में ये मेस्तारी हैंडेक्स जो हैं वह जायल नामक पुरा स्थल से, मंगलपुर नामक पुरा स्थल से, जनाना नामक पुरा स्थल से, पटपरा, नेवासा नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो जायल, मंगलपुर, जनाना, पटपरा, नेवासा, इन पुरास्थलों का संबंध मध्य पुरा पाषाण काल से बताया गया है। नवपुरा पाषाण काल को होमोसेपियंस मानव, ये विकसित मानव का रूप है। तो पहले बंदर सम मानव हुए, फिर नियंडरथल मानव हुए और फिर होमोसेपियंस मानव हुआ। आप देखें प्रवक्ता की परीक्षा में ये मानवों का क्रम पूछा गया है कि वर्तमान मानव का पूर्वज कौन है। तो वर्तमान मानव का पूर्वज कौन है? होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस से ही जो है हम लोगों की विकास हुआ, हम लोगों की सृष्टि होती है। तो इसको होमोसेपियंस मानव युग कहा जाता है। अब जब इनका बुद्धि विकसित हुई तो और बल कम हो गया, तो ये और अपने उपकरणों को परिष्कृत, परिमार्जित करके हल्के बनाने लगे। इन लोगों ने अपना हैंडेक्स को और अधिक परिष्कृत किया, परिमार्जित किया। ऐसे हैंडेक्स को ब्लेड ब्यूरिन कहा गया। ये ध्यान दीजिएगा, ब्लेड ब्यूरिन कहा गया था।
भारत में ब्लेड ब्यूरिन उपकरणों का सर्वोत्तम उदाहरण बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ब्लेड ब्यूरिन उपकरणों का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ से मिला है, तो बेलन नदी घाटी से मिला है। अगर पुरास्थल देता है तो पीछे की वीडियो में हम लोग बेलन नदी घाटी स्थित पुरास्थलों पर चर्चा किए थे कि कौन कौन पुरास्थल बेलन नदी घाटी में स्थित है। इसके अतिरिक्त रेणुगुंटा, बेटमचेरला, भीमबेटका पर ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका, हुणासड़ी, अनागवाड़ी, जोगदहा से भी ब्लेड ब्यूरिन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से प्रस्तर उपकरणों के आकार प्रकार के आधार पर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल 3 वर्गों में विभाजित किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल को बंदर सम मानव का युग कहा गया। मध्य पूरा पाषाण काल को निएंडरथल मानव युग कहा गया और नव पूरा पाषाण काल को होमियोसेपियंस मानव युग कहा गया था। प्रिय छात्रों, विशेष करके आप अतिरपक्कम सिहवल को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न प्रवक्ता में काफ़ी पहले पूछे गए थे। पुनः इसके रिपीट होने की संभावना है, ये प्रश्न आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी नदी घाटी से सर्वोत्तम ब्लेड ब्यूरिन का उदाहरण प्राप्त हुआ है। प्रिय छात्रों, भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित मानव कंकाल का सर्वथा अभाव है। अब तक पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी पुरास्थल खोजे गए हैं, इन पुरास्थलों से मानव कंकाल का साक्ष्य नहीं मिला है। इसका एकमात्र अपवाद, ये ध्यान देने वाला है, आपकी प्रवक्ता में आ सकता है, हथनोरा नामक पुरास्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से 1982 में अरुण सोनकिया नामक विद्वान को एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। ये ऊपर वहाँ पर जो है जब उत्खनन कराया जा रहा था तो वहाँ से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। ये जो मानव कंकाल हथनौरा से प्राप्त हुआ था, इसका जब परीक्षण किया गया तो ये निर्धारित किया गया कि ये होमो इरेक्टस प्रजाति का कंकाल है। होमो इरेक्टस प्रजाति, यानी कि इससे पता चलता है कि पूरा पाषाणकालीन मानव द्वारा अपने मृतकों को दफनाया नहीं जाता था। वो मर जाते थे, उन्हें छोड़ दिया जाता था, बरसात होती थी, पानी का बहाव होता था, बह करके कहीं चले जाते थे। इसी तरह से ये जो हथनौरा से कंकाल मिला, तो ये किधर से बह करके आया था, इसलिए पूरा पाषाणकालीन मानव की प्रजाति का निर्धारण नहीं हो सका है। प्रिय छात्रों, क्रिक नामक विद्वान का मानना है कि आदि मानव सबसे पहले दक्षिण भारत में बसा था। ये क्रिक जी का अपना मत है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि आदि मानव सबसे पहले सिंध क्षेत्र में, आदि मानव सबसे पहले सिंध तथा झेलम नदियों के बीच में बसा था। ये प्रश्न आपकी प्रवक्ता में आया है कि क्रिट के अनुसार आदि मानव सबसे पहले कहाँ बसा था। प्रश्न ये पूछ सकता है कि आदि मानव सबसे पहले कहाँ बसा, तो इसका सही उत्तर सिंध तथा झेलम नदियों के बीच होता है। जब तक क्रिक का नाम न ले तब तक दक्षिण भारत में हमें ट्रिक नहीं करना है। प्रिय छात्रों, पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंड कवक, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया, इस पर ध्यान रखिएगा। पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंड कवक पर आड़ी तिरछी रेखाओं का अंकन प्राप्त हुआ है। यहीं से अंड कवक व सीपियों के मन का मतलब गुड़िया, तो इनसे अंड कवक से जो है सीपियों से गुड़िया बनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, लोहदा से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी ये लोहदा बेलन नदी घाटी में स्थित है। कई बार पूछा गया है कि हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो कभी कभी बेलन नदी घाटी ऑप्शनल में देता है और कभी कभी जो है वह लोहदा ऑप्शनल में देता है। तो चाहे बेलन नदी घाटी ऑप्शनल में दे,
चाहे लोहदा दे, उत्तर इसका एक ही होता है कि लोहदा बेलन नदी घाटी में स्थित है। प्रिय छात्रों, तो इस तरह से पूरा पाषाणकालीन मानव की ये उपलब्धियों का जो है वर्णन था। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, विशेष करके पूरा पाषाण काल यानी निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, नव पूरा पाषाण काल से संबंधित पूरा स्थलों को ध्यान में रखना है। लोहदा से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति को याद रखना है। पूरा पाषाण काल के जो मानव यानी कि बंदर सम युग, निएंडरथल युग, होमोसेपियंस युग को याद रखना है। प्रिय छात्रों, पूरा पाषाण काल के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ था, जन्म हुआ था, उसे मध्य पाषाण काल कहा गया। मध्य शब्द से यह अभिप्रेत है कि यह दो सभ्यताओं के बीच की सभ्यता थी, यानी एक सभ्यता जा रही थी, एक आ रही थी, न तो पहली आ पाई थी न दूसरी जा पाई थी, बीच में ये सभ्यता स्थापित हुई। इसीलिए इसे संक्रांति काल का सभ्यता, मध्य पाषाण काल। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे कि किस काल को संक्रांति काल कहा गया है। ऑप्शनल देता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाणी काल। तो इसका सही उत्तर होता है मध्य पाषाण काल। प्रिय छात्रों, भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य 1867 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1867 में भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य शुरू हुआ। इसी वर्ष C.L. कार्लाइल नामक एक विद्वान थे, जिनको विंध्य क्षेत्र से एक प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुआ था। यह उपकरण अपने पूर्ववर्ती उपकरण से सर्वथा भिन्न था। इसकी भिन्नता इस बात में निहित थी कि यह संयुक्त प्रणाली पर आधारित था। संयुक्त प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत कार्य करने वाला हिस्सा और हत्था अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसी को संयुक्त प्रणाली कहा जाता है। तो इसी प्रणाली पर आधारित जो है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुआ था। प्रिय छात्रों, जब C.L. कार्लाइल नामक विद्वान को संयुक्त प्रणाली पर आधारित उपकरण विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ तो इस उपकरण से साम्य रखने वाले स्थलों की खोजबीन शुरू की गई। पुरातत्ववेताओं के अथक परिश्रम से देखते देखते बहुत से ऐसे पुरास्थल खोज निकाले गए जहां से संयुक्त प्रणाली पर आधारित उपकरण प्राप्त हुए थे। इन उपकरणों का विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। ऐसे क्षेत्रों के रूप में विंध्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन जो पुरास्थल प्रकाश में आए गए उनमें बगही खोर, मुरहना पहाड़, लेखहिया, ये तीनों स्थान मिर्जापुर जिला में स्थित है। चौपानी मांडो यह इलाहाबाद जिला में स्थित है। प्रिय छात्रों, ये विंध्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य प्रोफेसर G.R. शर्मा, B.D. मिश्र तथा R.K. वर्मा के नेतृत्व में किया गया था। इन तीन विद्वानों ने इस विंध्य क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया था। प्रिय छात्रों, मुरहना पहाड़ की खोज C.L. कार्लाइल नामक विद्वान ने की थी। ये आपके इलाहाबाद जिले में स्थित मुरहना पहाड़, तो इसकी खोज जो है वह आप देखें, मुरहना पहाड़ विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर जिला में स्थित है। ये मिर्जापुर जिला में है। तो इस मुरहना पहाड़ की खोज C.L. कार्लाइल नामक विद्वान ने की थी। चौपानी मांडो की खोज 1967 ईस्वी में B.D. मिश्र नामक विद्वान ने किया था। इन प्रश्नों को आप ध्यान में दीजिएगा, इन प्रश्न को आप जरूर रटिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। मुरहना पहाड़ की खोज किसने की थी? चौपानी मांडो की खोज किसने की थी? प्रिय छात्रों, बगही खोर की खोज R.K. वर्मा ने की थी। विंध्य क्षेत्र के साथ साथ मध्य गंगा घाटी से भी मध्य पाषाण काल से संबंधित पुरास्थल प्रकाश में आए हैं। मध्य गंगा घाटी से जो पुरास्थल प्रकाश में आए हैं इनमें सराय नाहर राय, महदहा,
दमदमा, ये तीनों पुरास्थल प्रतापगढ़ जिला में स्थित हैं। जमुनीपुर, विछिया, भीखपुर, मरूडीह, ये सब इलाहाबाद जिले में स्थित हैं। प्रिय छात्रों, इस मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, बी.डी. मिश्र और आर.के. वर्मा द्वारा किया गया था। सराय नाहर राय की खोज 1967 ईस्वी में के.सी. ओझा नामक विद्वान ने की थी। सराय नाहर राय की खोज 1967 ईस्वी में के.सी. ओझा नामक विद्वान ने की थी। प्रिय छात्रों, महदहा की खोज 1978 ईस्वी में लाल बिहारी पांडे नामक विद्वान ने की थी। तो आप देख रहे हैं कि ये मध्य गंगा घाटी में सराय नाहर राय और महदहा। सराय नाहर राय की खोज 1967 में के.सी. ओझा ने की। महदहा की खोज 1978 में लाल बिहारी पांडे नामक विद्वान द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से मध्य पाषाण काल से संबंधित जो प्रश्न पुरास्थल प्रकाश में आए हैं, इनमें जम्बूद्वीप, दोरोथी, आदमगढ़, भीमबेटका। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य आर.बी. जोशी और वी.एस. वाकड़कर द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में वी.एस. वाकड़कर नामक विद्वान द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, राजस्थान से मध्य पाषाण काल से संबंधित जो पुरास्थल प्रकाश में आए, उनमें बगोर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तिलवाड़ा, मंडपिया, नावा, बुजावर, चामू, सुजात, कनवास, निमबेहरा, लेशुआ, ये मध्य प्रदेश में राजस्थान में स्थित पुरास्थल हैं। प्रिय छात्रों, राजस्थान स्थित मध्य पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य बी.एन. मिश्र द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात से भी जो है वह मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल प्रकाश में लाए गए हैं। यहाँ से प्राप्त पुरास्थलों में लंघनाज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तरसंग, रोजड़ी, हरिपुरा, अखज, प्रभास, लुटेश्वर, कनेवाल, दोकरा, ये जो है गुजरात से प्राप्त मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल हैं। गुजरात में मध्य पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य एच.डी. संकालिया, वी. सुब्बाराव तथा यू.आर. कनेडी नामक विद्वान द्वारा किया गया था। यू.आर. कनेडी अमेरिकी विद्वान थे जो भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने गुजरात क्षेत्र में मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थलों का अनुसंधान कार्य किया था। प्रिय छात्रों, पश्चिम बंगाल से मध्य पाषाण कालीन जो पुरास्थल प्राप्त हुआ है, ये बीरभानपुर है। प्रिय छात्रों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट पुरास्थल है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आपकी परीक्षा में आ सकता है कि बीरभानपुर किस काल का पुरास्थल है या बीरभानपुर कहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में या बीरभानपुर का अनुसंधान कार्य बी.बी. लाल नामक विद्वान द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, कर्नाटक से मध्य पाषाण कालीन पुरास्थलों में संगनकल्लू का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अनुसंधान कार्य संकालिया नामक विद्वान द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश से प्राप्त पुरास्थलों में नागार्जुन कोंड, रेणुगुंटा, गिदलूर तथा गुंटूर का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर अनुसंधान कार्य एल.ए. कामयादी नामक विद्वान द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, तमिलनाडु से जो मध्य पाषाण काल का पुरास्थल प्राप्त हुआ है, टेरिस समूह, अनुसंधान कार्य यहाँ पर रॉबर्ट बुशफ्रूट द्वारा किया गया। तो प्रिय छात्रों, मध्य पाषाण काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है वह प्रकाश में लाए गए। इन्हीं पुरास्थलों के उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मध्य पाषाण कालीन मानव की विशेषताओं का निर्धारण किया गया था। मध्य पाषाण कालीन मानव की क्या विशेषताएं थी, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्रिय छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो
तो आप कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। जितने लोग देखते हैं उतने लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं। तो आपको पसंद नहीं आती है क्या वीडियो, आपको अच्छा नहीं लगता है क्या ये मैटर? अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम एक लाइक तो अवश्य कर सकते हैं। अगर आप शेयर करके किसी की मदद कर सकते हैं तो अभी कर दीजिए कोरोना काल में। और अगर आप इसी तरह के मैटर भविष्य में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप राधा रमन क्लासेज को सब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं। तभी तो आपको भविष्य में, अभी तो परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीटेट की है, टेट की है, समान अध्ययन इतिहास से संबंधित है, इन सारे विषयों पर जो है प्रश्न हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। विशेष करके टेट सीटेट में हिंदी भाषा से संबंधित पेडागोजी पर आधारित वीडियो अपलोड होगी, प्रश्न अपलोड होंगे। एक चीज़ और आपको सूचना दे रहा हूँ कि आपको 125 प्रश्नों का सेट मैं अंतिम दिन जो है वो अपलोड करूँगा अपने वीडियो के, और उसका उत्तर सहित अपलोड करूँगा। इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पुनः एक बार आपको इस बात की लिए आग्रह कर दूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सामग्री प्राप्त होती रहे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करें। भगवान चाहेंगे आप अपने लक्ष्य को जो है शीघ्र जो है वह प्राप्त कर लेंगे।